दिनांक 17 सितंबर वर्ष 2020, 8वीं कक्षा मैथ्स। पहला चैप्टर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। पीडीएफ के रूप में इसका सॉल्यूशन मैं पहले भेज चुका था, लेकिन इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, यूट्यूब में यह नहीं था। और कुछ बच्चे फर्स्ट चैप्टर को लेकर के डाउट्स भी पूछ रहे थे, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। अब इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 और 21 में 1.1 ओमिट कर दिया गया है, ये परीक्षा में नहीं है, इसलिए हम शुरू करते हैं 1.2 से। 1.2 में क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध यानी दो नंबरों में से कौन से नंबर छोटे हैं या बड़े हैं या फिर दोनों बराबर हैं, ये निश्चित करना। पहला सवाल देखिए, -7 -2। ऐसे देखने में 7 बड़ा दिखता है, 2 छोटा लगता है, लेकिन माइनस लगने के कारण उल्टा हो गया है। माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी एक्चुअली, और जो छोटी होती है माइनस लगने के बाद वही संख्या बड़ी हो जाती है। तो इसलिए -7 -2 से बड़ा होगा। इसे कैसे दर्शाएंगे? कभी भी जो नंबर छोटा होता है उस तरफ ये नुकीला भाग होता है, इस निशान का नुकीला भाग छोटे नंबर की तरफ। तो -7 छोटा है तो नुकीला भाग -7 की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही -0 से छोटा होता है, तो इसलिए नुकीला भाग यहाँ ये ऋणात्मक संख्या माइनस वाली संख्या की तरफ। धनात्मक संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है, ये नंबर प्लस में है, तो +0 हमेशा धनात्मक संख्या से, पॉजिटिव संख्या से छोटा होता है, इसलिए इस तरफ नुकीला भाग 0 की तरफ। फिर से वही, जैसे मैंने ये माइनस नंबर है और ये प्लस नंबर वाला नंबर है। हाँ, माइनस नहीं यानी पॉजिटिव है, ये धनात्मक नंबर है। तो माइनस हमेशा छोटा होता है धनात्मक नंबर से, तो इसलिए ये ऋणात्मक नंबर है, इसलिए यहाँ पर माइनस, ये नुकीला जो निशान है, नुकीला भाग है वो इस -5/4 की तरफ। अब इस वाले सवाल में देखिए, यहाँ जो नीचे का नंबर है, हर जो है सेम है। हर सेम होता है तो आपको सीधा ऊपर का नंबर देखना है। ऊपर देखिए 141 बड़ा है, 40 छोटा है, तो नुकीला हिस्सा 40 की तरफ। अब यहाँ पर दोनों माइनस में हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, माइनस जब दोनों नंबर माइनस में हो तो बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है वो छोटा रहता है। तो यहाँ 17 बड़ा है, 13 छोटा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से 17 छोटा हो गया, तो ये नुकीला हिस्सा 17 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, ये 12 और 16 है नीचे। अब ऊपर के सवालों में नीचे के नंबर सेम थे, इसलिए डायरेक्ट ऊपर के नंबर देख करके निशान लगाना था। यहाँ पर नीचे जो हर है वो अलग अलग है, तो इसको तिर्यक गुणा करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे 15 है, 15 में 16 का गुणा कर दो, 240 आ गया। ऐसे ही ये साइड में 7 में 12 से गुणा कर दो, 84 आ गया। 240 84 से बड़ा होता है, इसलिए 15/12 भी बड़ा होगा। अब ये दोनों नंबर माइनस में है और नीचे सब सेम नहीं है नंबर, 8 और 4 है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। -25 और 4 का गुणा करेंगे -100। ऐसे -9 और 8 का गुणा करेंगे तो -72। अब 100 दिखने में तो बड़ा दिखता है 72 से, लेकिन माइनस लगने के वजह से छोटा हो गया है, तो इसलिए -25/8 या -9/4 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी 15 और 5 है, तो 12 पंचे 60 और ये 15 तियाँ 45। 60 45 से बड़ा होता है, इसलिए 12/15 भी 3/5 से बड़ा होगा। यहाँ पर भी वैसे ही तिर्यक गुणा, 7 चौक 28 -28 और ये -33, 11 तियाँ 33। 28 33 से छोटा है, लेकिन माइनस लगने के कारण दोनों में ये 28 बड़ा हो गया,
तो इसलिए -7/11 भी -3/4 से बड़ा होगा। अब 1.3 पे चलते हैं। 1.3 में केवल आपको भाग देना है और जो परिमेय संख्या है उसे दशमलव के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बटे में होती है, इसे अंश और हर में, जैसे 9/37 इस तरह जो नंबर होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और इसे दशमलव रूप में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे? देखिए 9/37 है तो इसको भाग देंगे। 9 को 9.000 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितने भी ज़ीरो डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। अब 37 से भाग देना है तो ये 9 है और ये 37 है तो 0 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 37 से कम 37 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 37 0 माइनस करेंगे, 9 - 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये अगला 0 उतारने के लिए दशमलव को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 37 दूनी 74, क्योंकि 37 तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, 111 हो जाएगा, जबकि 90 ही है हमारे पास। तो 90 ही है तो 90 के लिए ये 74 ही लेना पड़ेगा। 37 दूनी 74, तो 37 दूनी 74 माइनस करेंगे तो 90 में से 74 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो अगला 0 नीचे आ जाएगा। अब 160 है नंबर हमारे पास, तो 160 के लिए देखिए 185 ज़्यादा हो रहा है 160 से, 148 ही लेना पड़ेगा। 37 चौके 148, तो ये 37 चौके 148, 160 में से 148 को घटाएंगे तो आंसर 12 आएगा। 12 आने के बाद एक और 0 नीचे आ जाएगा, 120 हो गया। अब देखिए 120 के लिए 111 आना चाहिए, तो 37 तियाँ 111, तो ये 37 तियाँ 111 माइनस करेंगे 90 आ गया। तो देखिए 90 फिर से आ गया वापस रिपीट, पहले भी 90 आया था, वापस 90 आ गया। इसका मतलब है 243, वापस से 243 नंबर बार बार आता रहेगा। तो इसलिए दशमलव रूप कैसे हो गया? 0.243। अब 243 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ऊपर लाइन डाल दीजिए। 18/42 यानी कि 18/42। 18 को 18.00 लिख दीजिए, 42 से भाग देना है। 42 0 0, 18 में से 0 गया 18 ही आएगा। दशमलव ऊपर शिफ्ट करके नीचे 0 ले लीजिए। अब 180 हो गया है, तो 180 के लिए देखिए ये 168 ही लेना पड़ेगा। 42 चौके 148, तो ये 42 चौके 168, तो माइनस करने पे 12 आ जाएगा, तो अगला 0 नीचे ले लेंगे। अब 120 के लिए 84 ही लेना पड़ेगा, यानी 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 माइनस किया 36 आ गया, अगला 0 नीचे। 360 के लिए देखिए ये 336 चाहिए, क्योंकि 378 बड़ा हो जाएगा। तो 42 8 336, 42 8 336 माइनस करेंगे 24 आ गया, अगला 0 नीचे। 240 हो गया। 240 के लिए देखिए 210 लेना पड़ेगा, 252 ज़्यादा हो रहा है। 42 5 210, तो 42 5 210 माइनस करेंगे 30 आएगा, अगला 0 नीचे। 300 आ गया है। 300 के लिए देखिए ये 294 लेना पड़ेगा, 336 ज़्यादा हो जाएगा। तो 42 7 294, तो देखिए यहाँ पे 42 7 210, सॉरी 42 7 240 था, सॉरी 240 के लिए 210 लेना पड़ेगा हमें, यानी 42 5 210, तो 42 5 210 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, एक और 0 नीचे। तो 300 के लिए हमें ये 294 यानी 42 7 जाना पड़ेगा, तो 42 7 294
300 में से 294 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अगला ज़ीरो नीचे 60। 60 के लिए हमें फिर एक ही बार करना पड़ेगा, 42 एकम 42। अब 18 आ गया, देखिए 18 आ गया तो ज़ीरो जब नीचे लेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 देखिए वहाँ पर भी आया था, वापस 180 आ गया। इसका मतलब यही नंबर वापस रिपीट होएगा। अब 42857 वापस से वही आएगा, बार बार आएगा। तो यहाँ से रुक जाना है हमें। तो इसका दशमलव रूप हो गया 0.428571। अब ये नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए ऊपर ऐसा लाइन बना दीजिए, ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ करिए। तीसरा सवाल 9 भागे 14। तो जैसा हमेशा करते हैं 9 को 9.000 लिख दीजिए, 14 से भाग देना है। 14 0 जा 0, क्योंकि 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9। अगला ज़ीरो उतारने के लिए दशमलव ऊपर ले जाना पड़ेगा, दशमलव हटा के 0 नीचे। फिर 14 छंग 84, माइनस किया 6 आ गया, अगला ज़ीरो नीचे। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। लास्ट में देखिए 60 आया, यहाँ पे भी देखिए 60 इधर आ चुका है एक बार। तो इसका मतलब ये 42857 रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर लाइन आ गया। आप ऐसे साइड में टेबल लिख देंगे, पहाड़ा लिख देंगे तो आपको भाग करना आसान हो जाएगा। फिर चौथा -103/5 है। तो माइनस अभी तो मत लगाइए, सीधा 103 भागे 5 कर दीजिए। बाद में जब आंसर लिखेंगे तो आंसर माइनस में लिख देना। तो वैसे ही करना है जैसे अभी चर्चा कर रहा था मैं। फिर ये 5वां सवाल देख लीजिए। अब 0 0 है तो उसको एक ही बार 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। 0 0 क्यों आया आप यहाँ भाग में समझ सकते हैं। अब 1.4 का सवाल है, इसमें कुछ लोगों को काफ़ी डाउट है। पहला सवाल तो एकदम आसान है, कृति दिया गया है तो कृति तो किताब से ही हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर एक आकृति दी है और क्या लिखा है, √2 संख्या रेखा पर दर्शाई है। उसी प्रकार √3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। उन सोपानों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कीजिए। तो संख्या रेखा पर बिंदु Q डैश यह संख्या दर्शाता है। तो Q कौन सी संख्या दर्शाता है, देखिए Q √2 दर्शाता है, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। फिर बिंदु Q से एक लंब रेखा खींची गई है, Q से एक लंब रेखा खींची गई है। ये एक्चुअली आपको कैसे बिंदु स्थापित करना है उसका पूरा स्टेप है। ये अभी आप समझ गए तो आपको आगे का सवाल भी अच्छे से समझेगा। √3 अगर आपको स्थापित करना है तो √2 की ज़रूरत पड़ेगी। √3 स्थापित करिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे √3 आना चाहिए। बिंदु C √3 दर्शाता है, तो √3 बिंदु स्थापित करने के लिए √2 की ज़रूरत पड़ती है। तो √2 पर देखिए एक लंब खींचा गया है। लंब खींचने के बाद में ये जो एक इकाई की दूरी है, इतनी दूरी ले करके यहाँ पर एक ऊंचाई ली गई है, बिंदु R लिया गया है। यानी ये जितना O से 0 तक की, 0 से 1 तक की जो दूरी है उतनी ही दूरी ये Q से R भी होनी चाहिए। तो OR यदि आप मिलाओगे तो OR की जो लंबाई होगी वो ये √2 है तो ये √3 हो जाएगी। इससे एक ज़्यादा होगी, अगर ये √3 है तो ये √4 होगा, ये √5 है तो ये √6 होगा। पाइथागोरस नियम से ये बनता है ये। तो अब इतनी ही दूरी ले करके यहाँ पर गोला प्रकार रखकर, यहाँ पर पेंसिल रखकर ऐसे चाप नीचे बनाएंगे तो देखिए ये OR की दूरी और OC की दूरी सेम ही है। तो OR √3 है तो OC भी √3 हो जाएगा। यानी बिंदु C यहाँ पर क्या दर्शाएगा, √3 दर्शाएगा।
तो यहाँ पर वही चीज़ समझाई है जो मैंने बोला आपको। बिंदु Q से एक लंब रेखा खींचा है, इस रेखा पर 1 इकाई लंबाई दर्शाने वाला बिंदु R है। OR को जोड़ने पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज ORQ प्राप्त हो जाता है। ORQ समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब देखिए पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे तो OR हमें मिल जाएगा और √3 ही आने वाला है। कैसे देखिए, यहाँ पर OQ √2 है, QR 1 है। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, यानी OR का वर्ग बराबर OQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। यहाँ पर यही पाइथागोरस का प्रमेय लगाया है। अब OQ कितना है? OQ √2 है, तो यहाँ OQ के नीचे वाले बॉक्स में √2 आ जाएगा। QR कितना है? 1 है, तो QR के नीचे 1 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब QR स्क्वायर 3 आ रहा है, तो QR क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। 3 का वर्गमूल √3, यानी OR की लंबाई √3 हो जाएगी। OR की लंबाई √3 हो जाएगी। इसलिए इतना ही दूरी लेकर के यदि हम चाप बनाएं तो संख्या रेखा पर जो बिंदु मिलेगा वो भी √3 ही मिलेगा। तो इसलिए OR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप संख्या रेखा को जहाँ भी प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को C नाम दें, और C यह √3 दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये √2 है, संख्या रेखा पर बिंदु Q √2 दर्शाता है। फिर ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा। पाइथागोरस का प्रमेय, ये OQ का मान और QR का मान डाल दिया। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, OR बराबर √3। क्योंकि यहाँ OR स्क्वायर था, OR वर्गमूल लिया तो OR हो गया, तो इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। अब आगे का सवाल क्या है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं और √7 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। दूसरा और तीसरा सवाल दोनों एक साथ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। हमें बिंदु √2 और √7 कैसे स्थापित करना है संख्या रेखा पे, ये कैमरे के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। आपको यहाँ से एक सीधी रेखा आपको ऐसे खींच देना है, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। अब करना क्या है, गोला प्रकार में कोई भी एक दूरी को आप 1 मान लो। जैसे मैंने इस दूरी को 1 मान लिया, फिर उसी का आप डबल कर दो तो 2 हो गया, ऐसे ही 3। तो आपके ऊपर है, आप कितनी भी दूरी को 1 मान सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए हमें √3 स्थापित करना है। √3 स्थापित करना है तो √5 स्थापित करना है इस सवाल में। तो √5 को स्थापित करने के लिए √4 का होना ज़रूरी है, उसके पहले वाला नंबर। तो √4 का मतलब क्या होता है? 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी √5 को स्थापित करने के लिए। तो ये 1 और ये 2, यहाँ पर 2 है। अब करना क्या है, जो 2 है वहाँ पर इस गोनीय की सहायता से, इस ट्रायंगल की सहायता से 90 अंश बना लीजिए। ये आधार को सीधा लाइन पे रखना है, आधार पे अच्छी तरह से, और 2 पर रख करके इस तरह से एक लंब खींच दीजिए। लंब खींचने के बाद ये जो 1 है 1, इतनी दूरी ले करके आप बिंदु 2 पे रख करके, यहाँ देखिए 2 पे रखा है मैंने, 2 पे रख के एक निशान बना लो। तो ये दूरी कितनी हो गई? 1 हो गई, 1। इसको मैंने P नाम दिया है यहाँ पर। फिर क्या किया है मैंने, इस P को O के साथ मिला दिया। तो अब देखिए ये O, ये 2 है इतना, और ये 1 है। तो पाइथागोरस अगर करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, √5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये √4 है तो ये √5 ही रहेगा, उससे एक ज़्यादा रहता है, ये समझ लो आप। ये √4 है ये पॉइंट, तो ये √5 ही रहेगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले।
तो हमें रूट 5 चाहिए, तो क्या करना है, ये OP हमने गोला प्रकार में माप लिया, तो OP रूट 5 है, इसका मतलब गोला प्रकार में की दूरी भी रूट 5 ही है। तो इस तरह से आप इसको चाप नीचे ले जाएंगे तो जहाँ पर भी कट करेगा नीचे वो भी रूट 5 ही होगा। तो ये इस जगह पे कट कर रहा है नीचे, तो ये जो पॉइंट है रूट 5 है, इसलिए मैंने इससे यहाँ पर सर्कल कर दिया है छोटा सा, ताकि पता चले कि ये रूट 5। अब अगला बिंदु क्या बोला है तीसरे सवाल में कि रूट 7 भी स्थापित करना है। रूट 7 स्थापित करने के लिए रूट 6 का होना ज़रूरी है। जैसे रूट 5 के लिए रूट 4 का ज़रूरी था इसके पीछे वाला, ऐसे ही रूट 7 के लिए रूट 6 का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रूट 6 स्थापित करना पड़ेगा। कैसे, रूट 5 हमारे पास है ही है, रूट 5 की सहायता से रूट 6 मिल जाएगा और रूट 6 की सहायता से रूट 7 मिल जाएगा। ठीक वही स्टेप करना है जो हमने किया था। रूट 6 पर आप ये ट्रायंगल की सहायता से ऐसा एक लंब खींच दो रूट 6 पर 90 डिग्री। ट्रायंगल की सहायता से नहीं जमता तो आप चांदा से भी खींच सकते हैं। रूट 6 पर ये 90 डिग्री खींच दिया। फिर वही एक इकाई की दूरी ले करके रूट 6 पर रख के गोला प्रकार को ये ऊपर हाइट खींच दो, तो ये 1 की हाइट हो गई। सॉरी, हम रूट 5 पे कर रहे हैं। रूट 5 से 1 की दूरी हो गई। अब ये जहाँ पर भी कट हो रहा है इसको O से मिला दो, इसको मैं OR नाम दे देता हूँ। तो ये रूट 5 है, तो ये जो RO है वो कितना होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, रूट 6 होगा। तो OR रूट 6 है, तो उतना ही दूरी लेकर हम नीचे चाप बनाएंगे, तो नीचे जहाँ पर भी कट करेगा वो भी रूट 6 ही रहने वाला है। तो ये हमें रूट 6 मिल गया। अब रूट 7 के लिए क्या करेंगे, रूट 6 पर लंब खींचेंगे। तो गोनिया लेके रूट 6 पर लंब खींचा, फिर ये एक इकाई की दूरी लेकर के रूट 6 से ऊपर चाप खींच दिया, तो हाइट 1 हो गया। इसको मैं S नाम दे देता हूँ। तो इस S को O से मिला दो, OS। तो ये देखिए रूट 6 था, तो SO कितना हो जाएगा, ये रूट 7 हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा। अब रूट 7 की इतना दूरी लेकर के OS की इतना दूरी लिया, तो OS रूट 7 है, तो गोला प्रकार में भी रूट 7 ही है। अब यही आपको चाप सीधा नीचे खींचना है, नीचे जहाँ भी कट करेगा वो रूट 7 होगा। तो ये जो पॉइंट है रूट 7 है। तो इस तरह से हमने ये रूट 5 और रूट 7 ये 2 बिंदु स्थापित कर दिया। तो आप इसको अभ्यास करिए। इसी तरह से रूट 7 के बाद रूट 8 भी स्थापित किया जा सकता है, रूट 8 के बाद रूट 9 भी आ सकता है। तो ऐसे आप कितने भी पॉइंट स्थापित कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।